नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोअर पीसीएस और एफआरओ एग्जाम 2025 के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण एमसीक्यू वीडियो ला रखा हूँ, जिसमें मैंने सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण और सिलेक्टिव रखे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए मॉडल पेपर चाहिए, 10 मॉडल पेपर, जिसमें 150 नंबर का एक मॉडल पेपर है, आपके सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं। और इसमें करंट अफेयर, इंडियन जीएस, उत्तराखंड जीएस, रीजनिंग, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से पैटर्न आपका बनेगा उत्तराखंड लोअर पीसीएस में, उसी के पैटर्न के अनुसार ये मॉडल पेपर आपके लिए बनाया गया है। इसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों, अब एग्जाम नजदीक है तो अपना रिवीजन पे ध्यान दें और प्रैक्टिस पे ध्यान दें, इसलिए मॉडल पेपर आप जरूर प्रैक्टिस करें। और यदि आपको करंट अफेयर के नोट्स भी चाहिए तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके निर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके निर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 167 में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे देखो, जो अन्य ऑप्शन है 166, अनुच्छेद 166 में उल्लेख मिलता है राज्य सरकार के कार्य संचालन का। राज्य सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 166 में। 167 में है कि मंत्रियों द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है राज्यपाल को 167 के माध्यम से। अनुच्छेद 168, इसमें विधानमंडल का उल्लेख है। और 169, इसमें उल्लेख मिलता है राज्य विधान परिषद का। राज्य विधान परिषद का उल्लेख मिलता है 169 में। नेक्स्ट है, अंतरराज्य परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई 1990 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी प्रदान है विदेशियों को। कानून के समक्ष समानता अधिकार और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अधिकार दोस्तों भारतीय लोगों को भी प्रदान है और विदेशियों को भी प्रदान है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन से वे अधिकार हैं जो केवल भारतीय लोगों के लिए है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं दोस्तों, इसमें जो अधिकार हैं वो केवल भारतीय लोगों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। ये मैंने आपको मूल अधिकार जब डिटेल्स में पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने ये स्पष्ट किया था। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में जो मूल अधिकार हैं वो केवल भारतीय लोगों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकारी आर्टिकल 23 में इसका उल्लेख है। कानून के समक्ष समानता का अधिकारी आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख है। और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख मिलता है 21 में। और ये सभी अधिकार विदेशियों को भी प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54, संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के द्वारा राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी राज्य विधान परिषद को स्थापित भी किया जा सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के सृजन और समापन का उल्लेख मिलता है। और इसके सृजन और समापन ये कौन कर सकता है? भारतीय संसद। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है यहाँ पे अनुच्छेद 18। अब यहाँ पे जो अन्य मूल अधिकार है इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 16, इसमें लोक नियोजन के अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत का इसमें उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 19, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है और इसमें 6 विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो स्वर्ण त्रिभुज यानी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है 14, 19 और 21 को। अब 14, 19 और 21 में क्या उल्लेख है दोस्तों? तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है, यानी कानून के सामने सब समान है। 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की समता की बात की गई है। और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये सभी
जो मूल अधिकार है दोस्तों नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए ये सभी इन तीनों आर्टिकल को स्वर्ण त्रिभुज भी कहा जाता है। तो स्वर्ण त्रिभुज किसे कहा जाता है? 14, 19 और 21। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा 57 का सी ऑप्शन, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है, और महाभियोग ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखो, अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। संथानम समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। VKRV राव समिति और बलवंत राय मेहता समिति ये दोनों भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक तो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और साथ में इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 61 है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 32 आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। यानी मूल अधिकार बनाने का जो अधिकार देता है वो अनुच्छेद 32 ही हमें देता है, क्योंकि इसी के माध्यम से यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 62 है, न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो अधिकार परीक्षा लेख, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 62 का सही आंसर। यानी यदि आप किसी ऐसे पद को धारण करते हो जिसके आप अधिकारी नहीं हो तो उसके लिए अधिकार परीक्षा लेख ये रिट न्यायालय के द्वारा आप पर लगाई जा सकती है। तो न्यायालय के द्वारा किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोका जा सकता है जिसके लिए अधिकारी नहीं है? तो अधिकार परीक्षा लेख। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 ZD ये जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। अब यहाँ पे जो अन्य आर्टिकल है अनुच्छेद 362 ये प्रिवी पर्स की बात करता है, लेकिन अब इसको समाप्त किया जा चुका है 26वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से। 26वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से प्रिवी पर्स की जो प्रावधान था इसको हटाया गया। ये प्रिवी पर्स क्या था दोस्तों? इसके माध्यम से जो राजा हुआ करते थे उनको सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। अनुच्छेद 356 इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है, और अनुच्छेद 368 इसमें संविधान में संशोधन का उल्लेख मिलता है। संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है संसद को अनुच्छेद 368 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है, 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। EWS जो आरक्षण दिया गया था दोस्तों वो 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक से संबंधित है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें आपके दिमाग में यहाँ पे आ रही होगी कि ये है संशोधन विधेयक, लेकिन जब ये कानून बना दोस्तों तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको कानून बनाया गया? तो 103वां संशोधन अधिनियम, 103वां संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया था। जब ये विधेयक लाया गया तो तभी 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था, लेकिन सभी विधेयक दोस्तों कानून नहीं बने आज तक। तो इसलिए लेकिन कानून ये कौन सा बना? तो ये बना 103वां अधिनियम।
अगर अधिनियम पूछा जाता है दोस्तों तो यह है 103वां, लेकिन अगर संवैधानिक संशोधन विधेयक पूछा जाता है ईडब्ल्यूएस से संबंधित तो वो है 124वां। ये आपको यहाँ पे नोट करना होगा। 165 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। कैग यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 148 में, और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? इसका हो जाएगा राज्य विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 67 है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगार, अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगर हम प्रारूप समिति की बात करें तो ये 7 सदस्यीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 1 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं और ये इनसे संबंधित आयोग है, तो किस आर्टिकल में किस आयोग का उल्लेख मिलता है ये आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 315, इसमें आपको लोक सेवा आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। तो 69 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन यहाँ पे, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। तो ये तो बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जो महान्यायवादी होता है उसको राष्ट्रपति की मर्जी से किसी भी समय हटाया जा सकता है, लेकिन जो न्यायाधीश होता है उसको हटाने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होता है। तो इसमें सही कथन है केवल 1, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। 71 यहाँ पे देखो, प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो प्रारूप समिति की जो गठन किया गया, ये किया गया था 1947 में, 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि, लागू होने की जो तिथि है वो है 26 जनवरी 1950, और संविधान की प्रथम बैठक ये होती है 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आएगा चौथा, उसके बाद आएगा फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड आएगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड। तो चौथा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, कौन सा सही है यहाँ पे? तो पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था, द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की थी पंचायती राज में। दूसरा ऑप्शन है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो ये सिफारिश नहीं की थी अशोक मेहता समिति ने, तो केवल यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर 172 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यह प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में द्विस्तरीय व्यवस्था की बात किसने की? तो अशोक मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? तो संविधान की मूल संरचना, मूल ढांचे की जो अवधारणा दी वो दी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973।
तो 74 का हो जाएगा ए ऑप्शन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो वाद था दोस्तों, इसको 13 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की थी और संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता, ये प्रावधान, ये अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी इस वाद में। संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। 75 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति दी गई है? तो न्यायिक पुनर्वालोकन की जो शक्ति दी गई है वो दी गई है ऑप्शन अनुच्छेद 13 में। तो 75 का दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। अब देखो जो अन्य आर्टिकल है यहाँ पे अनुच्छेद 19, इसमें दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, 6 विशिष्ट अधिकारों का इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधिकीय समक्ष समता की बात की गई है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये सभी आर्टिकल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के निम्न संशोधन में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? सही आंसर हो जाएगा इसका 86वां संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। और कब हुआ है? 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 77 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे ये समितियां दी गई है और इनके गठन का वर्ष दिया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति 1977 बिल्कुल सही है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और पी.के. थुंगन समिति 1988। तो ये सभी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और टी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का सी ऑप्शन, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, बिल्कुल सही। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी सही है। केंद्र की विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं ये ली गई हैं कनाडा से और आपातकालीन शक्तियां ये जर्मनी से ही ली गई हैं। तो 79 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? तो शून्यकाल होता है दोस्तों प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। पहले प्रश्नकाल होता है और इसके ठीक पश्चात का काल है, उसको शून्यकाल कहा जाता है। तो 80 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इनका काल अगर हम देखें तो गोलकनाथ जो वाद दोस्तों ये 1967 से संबंधित है। केशवानंद भारतीवाद 1973। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम ये हुआ था 1971 में और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये काफी प्रसिद्ध संविधान संशोधन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये 1976 में। तो गोलकनाथवाद पहले हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे 1971 यानी थर्ड, फिर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड और फिर हो जाएगा फोर्थ, यानी 81 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था श्री केसी नियोगी, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जाती है, सही है। अनुच्छेद 44 में समान न्यायिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 48 में उल्लेख मिलता है दोस्तों कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, इसका प्रावधान है। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना इसका प्रावधान है अनुच्छेद 48। और जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 50 में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 84 है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक
हो सकती है। तो संयुक्त बैठक हो सकती है लोकसभा और राज्यसभा की सामान्य विधेयक में। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 85 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आर्टिकल दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित प्रावधान है। तो ये आपको सम्मिलित दोस्तों करनी है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 खा, इसमें उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 94, इसमें स्पीकर को हटाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 90, इसमें राज्यसभा की उपसभापति को हटाने का प्रावधान है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। जबकि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है अनुच्छेद 167। अब यहाँ पे कुछ अन्य आर्टिकल हैं, जैसे अनुच्छेद 170, ये विधानसभा की संरचना का इसमें प्रावधान है। और 165, इसमें राज्य महाधिवक्ता का प्रावधान है, राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। और अनुच्छेद 167 ये मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 88, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 359 के माध्यम से। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का इसमें उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 359, यदि आपातकाल शुरू हो चुका है तो आपातकाल के दौरान, किसी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 359 के तहत। यानी अपने आप वो फिर 359 क्या हो जाता है दोस्तों? लागू हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 89, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में स्वायत्ता, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, या केंद्र में द्वैध शासन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है। केंद्र में जो द्वैध शासन शुरू हुआ वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखो ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 44 में। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 और न्यायपालिका का कार्य पालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सभी आर्टिकल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 91 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये कहां से ली गई है? तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है दोस्तों ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से। उसके बाद न्यायिक पुनर्वालोकन की जो शक्ति ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियां ये ली गई है कनाडा के संविधान से। तो 92 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर।
विधि निर्माण की प्रक्रिया, ब्रिटिश संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत, फ्रांस के संविधान से, और अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई। 93 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 95 संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से ग्रहण किया गया? तो कनाडा के संविधान से। अब यहाँ पे देखो, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से, ये मैंने आपको बता दिया, संविधान की अवशिष्ट शक्तियां। और रूस के संविधान से मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किस राज्य में 2 सदनों वाला विधानमंडल नहीं है? बिहार में है, तेलंगाना में भी है और महाराष्ट्र में भी है। उड़ीसा में यहाँ पे नहीं है 2 सदनों वाला विधानमंडल, द्विसदनात्मक। 97, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की संघीय सूची का हिस्सा नहीं है? मत्स्य पालन, क्योंकि ये राज्य सूची का हिस्सा है। संघीय सूची का हिस्सा है संयुक्त राष्ट्र संगठन, युद्ध और शांति, विदेशी क्षेत्राधिकार, ये सभी संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। 98, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है लघुकरण। 99 है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी प्रदान नहीं की गई है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही। संसद के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न पर अपने विवेक से निर्णय लेना। तो संसद के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न पर अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सकता है राष्ट्रपति, तो ये शक्ति नहीं है राष्ट्रपति के पास, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमादान देना जिसे सेना न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, तो क्षमादान की भी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही। वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये बी ऑप्शन सही है। ये कथन सही नहीं है क्योंकि मूल अधिकार दोस्तों सबसे ऊपर है, मूल अधिकारों पर अभिभावी नहीं हो सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और निःशुल्क कानूनी सहायता देने से संबंधित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं, और इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक दोस्तों कवर हो चुके हैं। बहुत सारे टॉपिकों का आपका रिवीजन भी अच्छे से हो गया होगा आपके आगामी एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।